मैं डॉक्टर संजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू, महाराज गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सिलेबस के अनुसार बीए फाइनल ईयर में सामाजिक विचारधारा पुस्तक में हम कार्ल मार्क्स का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने कार्ल मार्क्स के जीवन चित्रण व सिद्धांतों का अध्ययन किया। कार्ल मार्क्स ने जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में अपने विचार जो प्रस्तुत किए मार्क्स ने, उनके बारे में आज हम विचार विमर्श करेंगे। देखिए, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इतिहास में कोई ऐसा समाज नहीं है जिसमें वर्ग व्यवस्था नहीं हो। अर्थात प्रत्येक समाज में जब से मनुष्य ने साथ साथ रहना शुरू किया है, समाज रूपी संस्था की व्यवस्था की है, तब से लेकर वर्तमान तक समाज अलग अलग वर्गों में बटा हुआ दिखाई देता है। हाँ, वर्ग के विभिन्न स्वरूप हमें जरूर दिखाई देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा कोई समाज नहीं है जो वर्ग विहीन हो, अर्थात जिसमें वर्ग व्यवस्था न हो। को मार्क्स ऐतिहासिक समाज को या अब तक के समाज को, इतिहास से लेकर अब तक के समाज को 4 भागों में बांटता है। जो प्रथम भाग है वह है आदिम साम्यवादी समाज। यह इतिहास का प्रथम युग है। आदिम साम्यवादी युग में या आदिम साम्यवादी समाज में लोग गोत्र पर आधारित कबीलों और समुदायों में रहते थे। एक गोत्र और कबीले का एक विशेष भूक्षेत्र और भाषा होती थी। उसका खान पान, रहन सहन, उसका कल्चर भी भिन्न प्रकार का होता था। उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होकर संपूर्ण गोत्र या कबीले का स्वामित्व होता था। उत्पादन और वितरण का साम्यवादी तरीका प्रचलित था, अर्थात जो भी उत्पादन होगा और उसका जो वितरण होगा वह समान होगा, सभी लोगों में बराबर बांटा जाएगा, सब लोग मिलकर उत्पादन का कार्य करेंगे। सामूहिक भ्रम के कारण उत्पादन के साधनों और उत्पादित वस्तुओं पर समूह के सभी लोगों का संयुक्त स्वामित्व होता था, तथा व्यक्तिगत अधिकार के अभाव के कारण न तो कोई किसी का शोषण करता था और न ही कोई वर्ग व्यवस्था थी। समाज में जो श्रम विभाजन था वह लिंग भेद के आधार पर था, क्योंकि स्त्रियों और पुरुषों को भिन्न भिन्न कार्यों का संपादन करना पड़ता था। जहां एक और पुरुष प्रारंभ काल में शिकार करने का कार्य करेंगे, भोजन की व्यवस्था करेंगे, वहीं घर पर स्त्रियां बच्चों के पालन पोषण का कार्य करेंगी। इस प्रकार से लिंग के आधार पर समाज में वर्ग व्यवस्था मौजूद थी। साथ ही आयु के आधार पर भी समाज बालक युवा वर्गों में विभाजित था। इस प्रकार एक आदिम साम्यवादी समाज हमें देखने को मिला प्रारंभिक काल में। जो समाज का जो दूसरा स्वरूप हमें देखने को मिला वह था दासत्व युग। धीरे धीरे आदिम साम्यवादी युग का अंत हुआ और दासत्व युग का प्रारंभ हुआ। यह जो दासत्व युग है, ये सबसे पहले मध्यकालीन यूरोप में देखा गया था। जो इसका प्रचलन था वह मध्यकालीन यूरोप में था। इस युग में मनुष्य प्रमुख रूप से कृषि करते थे, साथ साथ में पशुपालन व दस्तकारी का काम भी किया करते थे। इसी युग में निजी संपत्ति का उदय हुआ या निजी संपत्ति के विचारों का उदय हुआ
और श्रम विभाजन की परंपरा भी पनपी। श्रम विभाजन का तात्पर्य कार्य का बंटवारा। यह युग अपने पूर्व युग जो आदिम साम्यवादी युग था उससे बिल्कुल भिन्न था, क्योंकि आदिम साम्यवादी समाज में तो सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था पाई जाती थी, लेकिन यहाँ सामूहिक स्वामित्व के स्थान पर दासत्व युग में हमें क्या देखने को मिला कि जो स्वामित्व था वो कुछ लोगों के हाथों में हो गया। उत्पादन के साधनों पर समुदाय के कुछ लोगों का स्वामित्व था। दासत्व युग में अपना एक वर्ग, दासत्व युग में जो स्वामित्व समाज था उसने अपना एक वर्ग बना लिया तथा जो कि मालिक कहलाए, और उन्होंने जो लोग जिनका स्वामित्व पर अधिकार नहीं था, जो गुलाम की भांति काम करते थे, वो दास कहलाए। इस प्रकार से समाज में एक वर्ग व्यवस्था देखने को मिली जिसे दास स्वामी कहा जा सकने लगा। दास कौन थे? दूसरे और कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास उत्पादन के साधन नहीं थे, उनके पास केवल व्यक्तिगत उपभोगी की कुछ चीजें होती थी। इन्हें समाज के संपन्न वर्ग ने अपना दास बनाया और उनसे बलपूर्वक काम लिया जाने लगा। दास स्वामी वर्ग शोषक वर्ग था। उत्पादन के साधनों, मकानों और संपत्ति का स्वामित्व था। जो स्वामी वर्ग था उसमें दासों को खरीदने की क्षमता थी। यह वर्ग उत्पादन कार्य का संगठन भी करता था। दासों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त वस्तुएं ही इस वर्ग की संपत्ति का मुख्य स्रोत था। ये लोग दासों को पशुओं की भांति खरीदते और बेचते थे और उन्हें मार भी सकते थे। इस युग में दास स्वतंत्र नहीं था, संपूर्ण रूप से वह अपने मालिक पर आधारित था। इस प्रकार दासत्व युग में दासों और उनके स्वामियों के दो अलग अलग वर्ग बन गए। कहने का तात्पर्य है, जहां आदिम साम्यवादी युग में सामूहिक संपत्ति का बोलबाला था, वहीं दासत्व युग में संपत्ति का एकाधिकार स्वामी के पास आ गया, और दूसरा जो वर्ग था जिसके पास सुविधाएं नहीं थी, जो केवल उत्पादन का कार्य करता था, वह दास कहलाया। जो स्वामी होते थे वो दासों को खरीद सकते थे, बेच सकते थे, उन्हें मार सकते थे। वो अधिकार विहीन थे, उनके पास किसी प्रकार के अधिकार नहीं थे। इस प्रकार जो दूसरा युग देखने को मिला वह दासत्व युग में देखने को मिला। जो तीसरा युग था कार्ल मार्क्स के अनुसार, वह था सामंती युग। इस युग में उत्पादन के साधनों पर सामंतों का अधिकार होता था। सामंत थे वो क्या थे? वो भूमि के स्वामी होते थे। गरीब अर्धदास किसान इन सामंतों के अधीन होते थे। उत्पादन का कार्य जिनके पास, किसानों के पास भूमि नहीं थी या भूमिहीन किसान थे, उनसे करवाया जाता था। जो किसान थे वो दास नहीं थे, परंतु उनके ऊपर अनेक प्रकार के बाउंडेशन थे। इन्हें सामंतों की भूमि की जुताई, बुआई आदि करनी पड़ती थी, और युद्ध के समय इन्हीं किसानों को सेना के सिपाहियों के रूप में काम में लिया जाता था। इन सब के बदले में उन्हें जो सामंत थे वो क्या करते थे? भूमि देते थे। निजी संपत्ति की धारणा इसमें प्रबल हुई। जो दासत्व युग में हमें निजी संपत्ति देखने को मिली, यहाँ आकर सामंत युग में एकदम से प्रबल हो गई, और सामंतों द्वारा किसानों का शोषण प्राय दासत्व युग की भांति होता था। इन दोनों वर्गों में संघर्ष और भी स्पष्ट था, क्योंकि दासत्व युग में जहां दास और स्वामी, वहीं सामंत युग में सामंत और किसान या भूमिहीन मजदूर। इस प्रकार से समाज में आपस में अनेक प्रकार के वर्ग देखने को मिले।
मार्क्स ने जो चौथा युग बताया हुआ था आधुनिक पूंजीवादी युग। इस युग का प्रादुर्भाव मशीनों के आविष्कार तथा बड़े बड़े उद्योग धंधों के जन्म के फलस्वरूप हुआ। इस युग में उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार था। उत्पादन कार्य करने वाला दूसरा वर्ग था वह वेतनभोगी श्रमिक वर्ग, जो कि व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होता है। व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होने के कारण जो वेतनभोगी मजदूर हैं या श्रमिक हैं, उनको दासों की भांति पूंजीपति लोग बेच नहीं सकते, मार नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, परंतु उनको उत्पादन के साधनों पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता है। इस कारण अपने तथा अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भूखा मरने से बचाने के लिए अपने श्रम की पूंजीपतियों के हाथ बेचनी पड़ती है। अपनी श्रम है, अपनी जो शारीरिक श्रम है, उसको किसको? पूंजीपतियों के हाथों बेचना पड़ती है, जो कि उन्हें नाम मात्र का वेतन देते हैं। पूंजीपतियों के इस प्रकार के उत्तरोत्तर बढ़ने वाले शोषण के फलस्वरूप श्रमिकों की दशा दिन प्रतिदिन अधिक दयनीय होती जाएगी। और अंत में मार्क्स कहते हैं कि श्रमिक वर्ग क्या होगा? जब श्रमिकों का लगातार शोषण होगा तो वो श्रमिक वर्ग बाध्य होकर क्या करेगा? क्रांति के द्वारा पूंजीपतियों को उखाड़ फेंक देगा। इस प्रकार सर्वहारा के अधिनायक तत्व की स्थापना होगी और समाजवादी साम्यवादी युग के आगमन का पथ प्रशस्त होगा। कार्ल मार्क्स श्रमिक वर्ग को सर्वहारा वर्ग और पूंजीपतियों को बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। इस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने इतिहास को 4 भागों में बांटा और कहा कि प्रत्येक इतिहास में जो भी समाज रहे हैं उनमें वर्ग व्यवस्था हमेशा विद्यमान रही है। धन्यवाद।